तो देखिए, ये प्रक्रिया कहने के लिए बहुत जटिल होती है और बहुत बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसका सरलीकरण करके हम आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब ये कामयाबी पूरे हिंदुस्तान की है और हर एक व्यक्ति को उसका भागीदार होना चाहिए, चाहे आपको उन वैज्ञानिक शब्दों के बारे में पता हो या ना पता हो। और इसीलिए मेरे साथ दो खास मेहमान इस समय मौजूद हैं। डॉक्टर घोष मेरे हमारे साथ हैं, जो कि एक स्पेस स्ट्रेटेजिस्ट हैं और इसरो से जुड़े रहे हैं आप, और साथ में मिलिंद राज हैं, जिन्हें ड्रोन मैन भी कहा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। आप रोबोटिक्स रिसर्च से जुड़े हुए हैं, तो हम आप दोनों से ये समझेंगे कि अब वो लैंड कर गया है वहां पर, उसके भीतर से निकल भी चुका है हमारा प्रज्ञान, तो अब आगे क्या? सबसे पहली बात यह है, तो ये प्रज्ञान निकला है, कुछ 2 या 3 घंटे लगते हैं, क्योंकि जो रेगुलेट है, यानी कि जो लूनार मट्टी है, वो बहुत फाइन है, वो सब सेंसर्स पे आ जाता है और इंस्ट्रूमेंट्स पे भी आ जाता है, तो इसलिए वो काम मतलब इतना ठीक तरह नहीं करते। जब वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, फिर उसके बाद ये निकलता है और प्रज्ञान का सबसे पहले जो सोलार पैनल होगा वो खुलेगा। सोलार पैनल है, खुल रहा है और रात को तो ये काम भी नहीं करेगा। तो ज्यादा मुश्किल इसीलिए कहा जाता है ना कि सूर्य की रोशनी वहां पर कम, उसके दक्षिणी ध्रुव में उतना नहीं पड़ती है जितना बाकी हिस्सों में, तो आपको वो एनर्जी, वो ऊर्जा नहीं मिल सकती है शायद। वैसे इसके लिए मिल जाएगा। अच्छा। ये तो 50 वॉट्स का ही वो है और इसमें ही काम करेगा। अच्छा। सो देयर शुड बी और कोई प्रॉब्लम भी नहीं था, उन्होंने पहला फोटोग्राफ भी भेजा है। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद ये एक इंटरनल चेक करने के बाद ये अपने 2 जो पेलोड हैं, APXS जो अल्फा पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर है, और दूसरा है लिब्स जो है, उनको इस्तेमाल करेगा। और फिर क्या करेगा, 2 तरह के मतलब एक्सपेरिमेंट्स, एक केमिकल एक्सपेरिमेंट्स और दूसरा फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स करेगा। उसमें वो खोज करेगा कि ये जो रेगोलिथ है, इसकी क्या कॉम्पोजिशन क्या है। अच्छा। मतलब उसमें क्या मिनरल्स मिल रहे हैं और मतलब क्या उसका स्वभाव है, उसमें क्या क्या चीज मिल सकते हैं। अच्छा। तो इस प्रकार से 14 दिन तक ये आपका रोवर प्रज्ञान ये काम करेगा और इसके जो भी डेटा मिलेगा वो लैंडर को भेजेगा, लैंडर ऑर्बिटर को भेजेगा और उसके बाद ये इसरो में आएगा जो इसे एनालाइज करेगा। तो ये जो हमारे 14 दिन होंगे वो दरअसल लूनर 1 दिन होता है। लूनर का एक दिन होता है, हमारा 14 दिन है। हाँ। और हाँ, that's it। तो इस दौरान यानी कि चंद्रमा के 1 दिन में उसे अपना ये पूरा काम करना है, यानी कि हमारे 14 दिनों में वो अपना ये पूरा काम करेगा। उसके बाद फिर ये जो मिशन है उसमें इतना सारा डेटा हमारे पास आ चुका होगा, जैसे कि अभी सर ने बताया कि 2 अलग अलग तरह के पेलोड्स हैं। तो जैसे एक लिब्स है जो कि लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर है, तो वो क्या करता है, लेजर से तोड़ देता है, तो उसको हम लोग फाइन और स्टडी कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल है, ये गजब इंजीनियरिंग होती है। तो अभी तो जो स्टेज है वो ये है कि अगर इसी को हम लोग देखें तो यहाँ से हमारा प्रज्ञान बाहर, इसने दिन भर हमारी मदद की है। लोग तो देख नहीं सकते हैं विक्रम लैंडर को, लेकिन तो यही विक्रम लैंडर हमारा है जो पूरा किस्सा इसने बताया है पूरे देश को। अब हम लोग इस जगह आज गए हैं कि अब हम लोगों का रैम बाहर आ चुका है, पैनल्स खुल चुके हैं, जैसे सर ने बताया, और ये अब रेडी है फोटोग्राफ्स लेने के लिए, मिशंस पे एग्जीक्यूट करने इसका के लिए। कैमरा है। हाँ, इसमें अलग तरह के सेंसर्स बहुत लगे हाई हैं। रेजोल्यूशन इसका बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि हाई रेजोल्यूशन से रॉबस्ट कैमरे चाहिए, बिकॉज वहां पे बहुत ही चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर मतलब कंडीशन रहती है, वहां एटमॉस्फेयर होता नहीं है, तो अलग अलग तरह की टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होते हैं, इतने ऑड टेम्परेचर्स में वर्क करना, और साथ ही साथ इसके अंदर इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई बैटरी होती है, प्लस ये सोलर से भी एनर्जी चार्ज करता रहता है। इसमें नहीं होती। जैसे सर ने बताया कि ये डेटा लेगा, लैंडर को भेजेगा, लैंडर ऑर्बिटर को, ऑर्बिटर अपने स्टेशन पे जो हमारा इसरो में है। तो अब 14 दिन तक ये मिशन में रहेगा, ये अलग अलग तरह के डेटा निकालेगा, बहुत सारी स्टडीज को एकम्प्लिश करेगा,
और फिर उस चीज से हमें ये भी उम्मीद है कि इन 14 दिन में हम लोग फ्रोजन वाटर की जो बात कर रहे थे, जो पानी की बात कर रहे थे, उसके भी हम लोग ट्रेसेस पे आ जाएंगे और यकीनन ये एक नई विंडो खुल जाएगी स्पेस मिशन और स्पेस इंडस्ट्री के लिए। तो रोवर प्रज्ञान जो है वो विक्रम लैंडर से निकल चुका है और ये तस्वीरें जो हम आपको इस समय दिखा रहे हैं ये वही तस्वीरें हैं जो उस ऐतिहासिक घड़ी की हैं। यानी पहले तो सबको प्रतीक्षा थी कि कब लैंड करे, लैंड करने के बाद जैसा कि सभी बता रहे हैं कि वहां पर पहले आपको डस्ट सेटल करने का इंतजार करना होगा। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है मून डस्ट, लेकिन होता नहीं है वैसा सर, बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। क्या बहुत फाइन है, बहुत चुनौतीपूर्ण होता है और वहां पर हवा नहीं है। मैं एक चीज बताना भूल गया कि इस प्रज्ञान के इन दो व्हील्स पर हमारा अशोक चक्र है और इसरो का चक्र है। तो वो जब चलेगा वो जिसे कहते हैं ये इम्प्रिंट हो जाएगा और वो रहेगा, पता नहीं सालों साल रहेगा क्योंकि वहां पर कोई हवा नहीं है। तो हम अपना मतलब मार्क छोड़ के जाएंगे। अशोक का एम्बलम मतलब ऐसे समझिए, क्योंकि ये मॉडल यही है, ये जो दोनों उसके पहिए हैं, इन दोनों पहियों पर मतलब एक मोहर की तरह से करेक्ट एग्जैक्टली इस पर इंगित है हमारा अशोक चक्र और इसरो का सिंबल ग्रेव्ड है, उसके पूरा आपको वो स्प्रिंट देता चला तो वो चलेगा और वो छपाई होती जाएगी उसकी, तो वो हमेशा हमेशा के लिए वहां पर रह जाएगा भारत का वो निशान। हमारे वैज्ञानिक लैंडर को लगातार इनपुट भेजते रहे ताकि लैंडिंग के समय गलत फैसला लेने की हर गुंजाइश खत्म हो जाए। नतीजा आज दुनिया कह रही है बधाई हो भारत। अब हमारा चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से चांद की तस्वीरें भेजने लगा है। आखिर ये सब कैसे संभव हुआ, कैसे 17 मिनट के आखिरी सफर में देश की सांसें थम गई और फिर खुशी का तिरंगा चांद पर लहराया, देखिए। सफेदी में हल्की सी स्याह छाप लिए हुए जमीन पर बुलबुला नुमा धब्बा। जिस चांद में दाग की बात अपनी प्रेमिका की खूबसूरती के लिए तुलना करते हुए शायरों ने कही, ये उसी चांद के दक्षिणी ध्रुव की पहली तस्वीर है जिसे पूरी दुनिया के लिए भारत के चंद्रयान ने चांद पर उतरने के बाद भेजा। लेकिन इस लम्हे तक पहुंचने से पहले सांस थाम देने वाले 17 मिनट के बारे में आपको जानना जरूरी है। वो 17 मिनट जब देश हाथ जोड़कर प्रार्थना करता रहा, जब इसरो के कमांड सेंटर से लेकर देश के अलग अलग शहरों में लोग हाथ जोड़कर चंद्रयान की लैंडिंग देखते रहे, सफलता की कामना करते रहे और याद करते रहे 2019 की वो कहानी भी, जब चंद्रयान 2 लैंडिंग के वक्त चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर पहले ही भटक गया। लेकिन इस बार आपको हम पहले बताएंगे विक्रम कैसे ऐतिहासिक सफर पूरा करता रहा। All of you know it is not an easy task at all. It's a work of last so many years. Maybe for Chandrayaan 3 it's a work of last 4 years, but for Chandrayaan 2 that was a work of many years back. And the learning that we got from Chandrayaan 2 of our unsuccessful attempt to soft land has really helped us in perfecting the methodology and also to have large number of experiments tests to prove the process of landing. And it has paid dividends today. सबसे पहले आप इस वीडियो में देखिए कैसे चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर की ऊंचाई से लगातार अपनी गति को नियंत्रित करते हुए विक्रम लैंडर चांद की सतह की तरफ बढ़ता है। ये वो समय होता है जब विक्रम पर इसरो का कोई कंट्रोल नहीं, वो इसरो की तरफ से पहले से दिए गए इनपुट के आधार पर खुद फैसले करते हुए चांद की जमीन तक पहुंचता है। ये 4 चरण की लैंडिंग ही सबसे खतरनाक मानी जाती रही, जिसमें पहला फेज है रफ ब्रेकिंग, जब ऊंचाई चंद्रयान की 30 किलोमीटर से घटकर 7.4 किलोमीटर तक आई। इस फेज में स्पीड 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड तक रहती है। 11 मिनट के भीतर ये फेज पूरा होता है। दूसरा फेज होता है एल्टीट्यूड होल्ड, जहां हमारा चंद्रयान चंद्रमा की सतह से 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई से 6.8 किलोमीटर तक पहुंचता है। हॉरिजॉन्टल स्पीड तब 336 मीटर प्रति सेकंड और ये स्टेज सिर्फ 10 सेकंड की रहती है। तीसरा फेज है फाइन ब्रेकिंग, यहाँ ऊंचाई चंद्रमा से सिर्फ 800 मीटर से 1300 मीटर की रह गई, स्पीड बहुत कम। ये स्टेज 12 सेकंड की ही रही। यहाँ पर लैंडर की पोजीशन पूरी तरह से वर्टिकल हो गई और इसके बाद चौथा फेज आता है टर्मिनल डिसेंट, जहाँ ऊंचाई सिर्फ 150 मीटर रह गई, स्पीड 3 मीटर प्रति सेकंड से लगातार घटते हुए, और यही वो स्टेज है जिस तक पहुंचते ही
इसरो के कमांड सेंटर में बैठे एक एक वैज्ञानिक के चेहरे पर कामयाबी की खुशी दिखने लगी, तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। जय हो के नारे, वंदे मातरम के नारे, भारत माता की जय के नारे पूरी तरफ दिखाई दे रहे थे तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। और जब प्रधानमंत्री ने झंडा वेव करा तो स्टैंप लग गया कि हाँ, चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। और ये सिर्फ पूरे देश के लिए ही खुशखबरी नहीं, एक विश्व में भी हमने संदेश दिया है कि एक विकासशील देश होने के बावजूद कैसे हम स्पेस रिसर्च में भी अग्रणी है विकसित देशों से।